नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की सूची। समाजवादी पार्टी का 77 और उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी की दूसरी सूची में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे समेत कई बड़े नेताओं के परिजनों को टिकट। पंजाब में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। लड़कियों के लिए पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा और हर परिवार को रोजगार का वादा। गोवा के वास्को और पूना में अमित शाह की रैली। गोवा में कांग्रेस का घोषणा पत्र आज। विशेष राज्य के दर्जे और किसानों पर प्रतिबंध समेत कसीनो पर प्रतिबंध समेत कई वादों की उम्मीद। पंजाब के घोषणा पत्र में जुड़ेंगे सस्ता पेट्रोल, एलपीजी समेत कई और वादे। मणिपुर में 7 नए जिलों की घोषणा पर नहीं होगा दोबारा विचार। मुख्यमंत्री की राज्यसभा टीवी से खास मुलाकात। कहा नाकेबंदी खत्म करने के लिए केंद्र के साथ यूएनसी से बातचीत को तैयार। और शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के औपचारिक ऐलान के कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहले 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस महासचिव मधुसूदन मिस्त्री ने 2 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए। सूची में पहले और दूसरे चरण में चुनाव वाले क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को तिलहट से टिकट दिया गया है। वहीं इमरान मसूद को नकुर सीट से उतारा गया है। गाजियाबाद से के शर्मा तो दादरी से समीर भाटी को टिकट दिया गया है। देवबंद से मुकेश चौधरी और मथुरा से प्रदीप माथुर को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने भी 77 और प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट के साथ ही अब समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशियों की संख्या 285 हो गई है। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली की 6 सीटों में से कांग्रेस के लिए 3 सीटें छोड़ी हैं, जबकि प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इस सीट पर सरकार के मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव लड़ते आए हैं। वहीं मऊ सदर सीट से कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी के खिलाफ अल्ताफ अंसारी को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। 155 नामों वाली सूची में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, बीजेपी में हाल ही में शामिल हुई कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी, बीएसपी से बीजेपी में आए पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह के नाम शामिल हैं। पंकज सिंह के अलावा पार्टी नेताओं के कुछ और बच्चों को भी टिकट मिला है। इनमें ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण, हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह और सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह का नाम भी शामिल है। वहीं बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम फिलहाल दूसरी सूची में शामिल नहीं है। 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 304 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रमुख केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इससे पहले जारी की गई पार्टी की पहली लिस्ट में 149 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। 155 नाम जो भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में 2017 की विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए घोषणा की है। और जैसा मैंने बताया 304 नाम पूरे हो चुके हैं। सभी वर्ग को, सभी समुदाय, सभी वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व मिला है। और पंचनन मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। पंचनन, अब एक के बाद एक उम्मीदवारों की घोषणा हर पार्टी की तरफ से हो रही है, लेकिन जैसे जैसे उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, क्या माना जाए पंचनन? हर बार दावे होते हैं कि बागियों को टिकट नहीं मिलेगा, परिवारवाद नहीं होगा पार्टी के अंदर और साथ ही भ्रष्टाचार से दूर रहा जाएगा, लेकिन ये सब नजर नहीं आता लिस्ट के बाद। बिल्कुल ठीक बात है प्रीति। एक चाहे आप किसी भी पार्टी में ले लें, सब अक्रॉस द पार्टी ये एक समस्या भी है, ये एक फिनोमिना भी है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जैसा आपने राजनाथ सिंह के
बेटे को देखा, चाहे वो लालजी टंडन के बेटे हों। इसके अलावा दूसरी पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सभी में यही है, परिवारवाद को जो है वो उनको तरजीह देनी पड़ती है, क्योंकि वो दबाव होता है कार्यकर्ताओं का। इसके अलावा चुनाव जीतने के समीकरण भी होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा अलायंस हुआ है यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, उसमें भी ये चीजें देखी जा रही हैं। और ये न सिर्फ परिवारवाद को लेकर, बल्कि दोनों के बीच में जो इक्वेशंस हैं टिकट के बंटवारे को लेकर, उसमें भी एक बड़ा रस्साकसी जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने देखा इसके पहले कि समाजवादी पार्टी ने ये बोला था कि उनको कई सीटें जो उनके जहां से वो विनिंग है वो उनको मिलनी चाहिए, जैसे अमेठी रायबरेली की बात ले लें। लेकिन वहां पर यही हुआ, कांग्रेस की मांग पूरी नहीं हुई और उनको पूरी सीटों के बजाय लगभग 50% सीटों पे संतोष करना पड़ा। दोनों जगह मिला के 10 सीटें हैं, उनसे उनको 5 ही मिली हैं। तो ये एक फिनोमिना देखा जा रहा है। लेकिन ये बात सच है कि दावे जो किए जाते हैं वो चुनाव के पहले या फिर चुनाव को सुधार को लेकर, वो कहीं भी इन सूचियों में नजर नहीं आते। और ये निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। सुधार की जरूरत इसमें लगातार बनी हुई है। प्रीति, बिल्कुल। और हमने जो बड़ा अपडेट देखा, कल जो हलचल रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ और जैसा आप कह रहे हैं काफी रस्साकशी चली, बातचीत चली, उसके बाद एक गठबंधन सामने आया। अब किस तरह के नफा नुकसान की बात राजनीतिक जानकार कह रहे हैं दोनों पार्टियों के लिए? देखिए, इस अलायंस की जरूरत मुझे लगता है कि इन दोनों ही पार्टियों को थी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात अगर हम करें। और कांग्रेस की जो राज्य इकाई है उसको लगता है कुछ ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि वो लगातार डेस्परेट थे कि ये अलायंस किसी तरह हो। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो ये अलायंस हुआ है ये 5 दिनों के लंबी चर्चा के बाद हुआ है और कांग्रेस के हाईएस्ट लेवल पे इंटरवेंशन के बाद ये देर रात इस अलायंस को जो है मंजूरी मिली। और इसके घोषणा के ठीक पहले आपने कई इसके उतार चढ़ाव भी सामने आए। यानी कि जो इसकी घोषणा समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हो रही थी वो फिर एक न्यूट्रल वेन्यू में, होटल में करनी पड़ी, क्योंकि ये एक ईगो की लड़ाई थी। बहरहाल ये मामला फिलहाल सुलझ गया है। 105 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को दे दी गई हैं 403 में से। लेकिन अभी हमको देखना होगा कि किस तरह से चुनाव प्रचार में दोनों, जैसा कि अखिलेश यादव गुट का जो मानना रहा है समाजवादी पार्टी का, कि हाईएस्ट जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो सोनिया गांधी, वो साथ में चुनाव प्रचार के लिए एक मंच पर नजर आए। तो वो देखना होगा। अभी बात फिलहाल चल रही है कि शायद 14 ऐसी जगह होंगी, रैली होंगी जहां पर दोनों का साथ में प्रचार होगा। लेकिन ये एक ऐसा पेच है जो यहाँ पर अभी है और इसका सुलझाया जाना अभी दिल्ली के स्तर से बाकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी को फिलहाल लखनऊ से हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि कई दिनों तक लगातार कोशिशें चली और उसके बाद आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की घोषणा कर दी गई। गठबंधन में समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर जबकि कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों ही दलों ने इसे सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई बताया है। आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए साथ आने का ऐलान कर दिया। इसमें समाजवादी पार्टी ने 403 में से कांग्रेस को 105 सीटें दी हैं और पार्टी खुद 298 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2017 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। वहीं हम कांग्रेस पार्टी के 105 उम्मीदवार इस 2017 के चुनाव में उतारेंगे। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि वो मिलकर बीजेपी के ध्रुवीकरण को रोकेंगे। दोनों पार्टियां पूरी मुस्तैदी और मेहनत से धर्मनिरपेक्ष और सद्भावना की ताकतों को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पार्टी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने गठबंधन को सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई बताया। अगर हम सब पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग लड़े, सेकुलर पार्टीज अलग लड़े, समाजवादी अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े, बीएसपी अलग लड़े, तो बीजेपी का रास्ता तो सीधे ही निकला। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ही समाजवादी पार्टी कार्यालय में आरएलडी के नेता सुनील सिंह ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। जानकारों की माने तो ये गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही जरूरत थी। लेकिन दबाव और शहमात की राजनीति सीट बंटवारे के मुद्दे पर जैसी यहाँ देखने को मिली, उसका उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। बहरहाल ये गठबंधन यूपी कांग्रेस के लिए जरूर एक राहत की खबर लेकर आया होगा। लखनऊ में कैमरा सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सपा और कांग्रेस ही नहीं, उसमें बसपा भी मिल जाए तब भी भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी।
अखिलेश यादव ने रविवार को मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में ही पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश के इस लोक लुभावन घोषणा पत्र में नौजवानों को मुफ्त स्मार्टफोन से लेकर 1 करोड़ गरीबों को दी दुगना पेंशन समेत कई वादे किए गए हैं, लेकिन विरोधी दल नए वादों पर सवाल उठाते हुए पुराने वादे पूरे न करने का आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें बीते 5 साल के कामों को आधार बनाया गया है। हालांकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की कार्यक्रम से दूरी चर्चा का मुद्दा बना रहा। इस मौके पर अखिलेश ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना अच्छे दिन से लेकर नोटबंदी पर निशाना साधा तो मायावती को पत्थर लगवाने वाली सरकार बताया। तमाम दल हैं जिनके पास बताने को कुछ नहीं है। सोचो, जिन्होंने नारा दिया अच्छे दिन का, जिन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करेंगे, बताओ अब तो 3 साल हो गए हैं। चुनाव घोषणा पत्र में समाजवादी किसान कोष बनाने के अलावा समाजवादी पेंशन 1 करोड़ लोगों के सीधे खाते में देने का वादा है। इसके अलावा गरीबों को निशुल्क गेहूं देने, गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर देने का ऐलान है। साथ ही समाजवादी स्मार्टफोन, अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं और कई शहरों में मेट्रो शुरू करना भी शामिल है। हालांकि विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। खासकर अपने वोटों के स्वार्थ में जो किस्म किस्म की प्रलोभन भरी चुनावी घोषणाएं आदि की हैं, तो उससे प्रदेश की जनता इनसे प्रभावित होने वाली नहीं है। अपराधी सत्ता के संरक्षण में पूरे उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के कार्यकाल में नंगा नाच करते रहे। महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं की बाढ़ आ गई। घोषणा पत्र जारी करने के बाद अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, लेकिन अखिलेश को दिए उनके सियासी आशीर्वाद पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुलायम सिंह की गैर मौजूदगी कुछ ऐसे सवाल खड़े करती है जिसके जवाब हो सकता है कि अखिलेश यादव को आगे देने पड़े। लखनऊ में कैमरा सरोज कुमार दास के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने कल 63 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2 सीटों से टिकट दिया गया है। इसके अलावा दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले कई नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अभी वो धारचूला सीट से विधायक हैं। पार्टी की ओर से जारी 63 उम्मीदवारों की सूची में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इसमें हल्द्वानी से इंदिरा हृदयेश, सहसपुर से प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और देवप्रयाग से मंत्री प्रसाद नैथानी को टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए सुरेश चंद्र जैन को रुड़की, शैलेंद्र रावत को यमकेश्वर और दान सिंह भंडारी को भीमताल से टिकट दिया गया है। कुछ लोग कांग्रेस को मटियामेट कर देना चाहते हैं, कुछ लोग उत्तराखंडियत को मटियामेट कर देना चाहते हैं। तो दोनों ताकतें एक ही चेहरे के नीचे हैं, तो उससे लड़ाई है। इधर टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने देहरादून में पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। उनका आरोप है कि टिकट बंटवारे में पार्टी के जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उन्हें जो है टिकट देंगे, तुम जो है अपने काम करते रहो, कार्य करते रहो। वो इतना कार्य कर रहे हैं, हर क्षेत्र में घूम घाम कर उन्होंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद टिकट किसी और को दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नवीन बिस्क के साथ हैं। हमने इतने सालों से काम किया कांग्रेस के लिए और बहुत ही मेहनत से हमने काम किया, फिर भी कांग्रेस ने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी तौर पे जो है कांग्रेस निश्चित तौर पे बहुत भारी मतों से गिर के आएगी, यहाँ गिरेगी। इससे पहले बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट के बाद भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारी नाराजगी जताई थी और प्रदर्शन किया था। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होना है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता नवविक्रम का, जो उत्तराखंड में ही मौजूद हैं। नवविक्रम, हमने देखा था कि बीजेपी की लिस्ट के बाद भी किस तरह से बगावती सुर उठे, उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट के बाद भी इस तरह के बगावती सुर उठ रहे हैं और जानते हैं कि सत्ता का सपना कई बार चूर भी हो जाता है बगावती सुरों की वजह से। ऐसे में अब क्या कर रही हैं पार्टियां इन्हें थामने के लिए?
जी प्रीति, अगर बात करें कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद ही यहाँ पर सियासी तूफान आ गया है। एक तरह से जो भाजपा की राह पर ही कमोबेश कांग्रेस भी है, उसने भी बागियों को टिकट दिए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कांग्रेस ऑफिस का नजारा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टिकट बंटवारे से नाराज लोग हैं, साथ ही किशोर उपाध्याय जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके समर्थक भी हैं और उनके विरोधी भी हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो हालात हैं वो जो यहाँ पर जो जमीनी कांग्रेसी हैं वो काफी नाराज हैं। और इसके अलावा पार्टी के जो बड़ा तबका है, जो पदाधिकारी भी है, उनके स्तर पर टिकट बंटवारे से नाराजगी है। पार्टियों की कोशिश है कि नाराज कार्यकर्ताओं को जल्दी से जल्दी मना लिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल उसमें कामयाब नहीं दिखाई दे रही। जी प्रीति। हाँ, क्योंकि हर बार ये माना जाता है, जो आला कमान, जो बड़े नेता हैं, वो यही कहते हैं कि ये क्षण भर का गुस्सा होता है, 1-2 दिन में ठंडा हो जाएगा, सारे कार्यकर्ता आपस में मिल जाएंगे। लेकिन इस बार जिस तरह का विद्रोहियों से देखते हुए ऐसा लग रहा है क्या नविक्रम? जी बिल्कुल प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस बार का जो विद्रोह है वो कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, कांग्रेस में महासचिव स्तर तक नाराजगी है, जो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। इसके अलावा बीजेपी में भी यही नजारा है। बीजेपी में बड़े जो पदाधिकारी हैं वो नाखुश दिख रहे हैं पूरे टिकट बंटवारे से। तो पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो इस वक्त होगी वो ये होगी, किसी तरीके से जो बगावती सुर हैं उन्हें थामा जाए, और साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो पार्टी जो कैंडिडेट के खिलाफ, पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, उन लोगों को थामा जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नविक्रम इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। आइए उत्तराखंड का हाल जाना, इसके बाद अब बात करते हैं पंजाब की। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में छोटे किसानों को कर्ज माफी, गरीब परिवारों को घर देने समेत कई वादे किए गए हैं। इस मौके पर अरुण जेटली ने अकाली दल के साथ गठबंधन जारी रखने की बात भी साफ कर दी। उन्होंने कहा कि दोबारा सत्ता में आने पर विकास का काम और जोर शोर से आगे बढ़ाया जाएगा। और बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने भी अब ये बात कही है कि सस्ते पेट्रोल का वादा घोषणा पत्र में किया जाएगा। तो तमाम लोक लुभावन वादों की झड़ी हर दल की तरफ से इस बार भी विधानसभा चुनाव में लगाई जा रही है। अब पंजाब के बाद अब बात गोवा की। कांग्रेस आज गोवा के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इसे पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जारी करेंगे। कांग्रेस गोवा की 40 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि घोषणा पत्र में कसीनो पर प्रतिबंध, गोवा को विशेष राज्य का दर्जा, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आयोग और रोजगार सृजन जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गोवा में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज वॉस्को अपोंडा में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके चुनाव प्रचार की समीक्षा भी करेंगे। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गोवा के चुनाव को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को मजबूत करने के मौके के तौर पर देखने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने गोवा के आगामी मुख्यमंत्री के तौर पर किसी केंद्रीय मंत्री के नाम की अटकलों को खारिज किया और कहा कि इसका फैसला चुनाव के बाद पार्टी विधायक करेंगे। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कल तालेगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषणा पत्र जारी किया। और आइए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान का, जो कि पणजी से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, घोषणा पत्र आएगा, क्या लग रहा है गोवा के जो मुद्दे हैं किस तरह से अलग दिख रहे हैं, और इस बार घोषणा पत्र में किस तरह के अलग वादे किए जा सकते हैं इस बार के चुनावी माहौल को देखा जाए तो? जी देखिए, आज कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र करीब 2 बजे के आसपास जारी किया जाएगा, जिसमें जिस तरीके से नेताओं से यहाँ बात करने के बाद हमको जानकारी मिली है, उसमें संभावना है कि जो ज्वलंत मुद्दे इस वक्त गोवा के चुनाव में हावी हैं, चाहे वो कसिनो का हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर का हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज का हो, चाहे वो रीजनल प्लानिंग से जुड़ा हुआ हो,
इन सब मुद्दों को, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इस तरह के जो मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को कोशिश किया जाएगा कि इसका एक सफल समाधान देने की कोई तरीका खोजा जाए। इन सब बातों को लेकर पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता लगे हुए हैं और वो लगातार जनता के बीच यही प्रचार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार इस बार आती है तो इन सब मुद्दों का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करेगी। हालांकि जहां तक बीजेपी का कहना है, बीजेपी लगातार यही कहती रही है कि कसीनो का जहां तक सवाल है, कसीनो कल्चर जो है इस गोवा को देने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। ये वाद विवाद का सिलसिला जारी है। इस बीच आज जो है शाम को अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी, वो भी 2 अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 25 तारीख को घोषणा पत्र बीजेपी अपना प्रस्तुत करने वाली है। छोटे छोटे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर अलग अलग घोषणा पत्र कैंडिडेट के साथ बीजेपी की तरफ से अभी जारी किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश स्तर पर 25 तारीख को घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें कुछ केंद्रीय नेता भी शामिल हो सकते हैं और मनोहर पर्रिकर भी रहेंगे। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो है उसके कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 दिन लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग करके गए हैं। वो अपनी पार्टी का दावा मजबूत बता रहे हैं और उनकी तरफ से ही बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने जो गोवा की समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो लोग अंदर से मिले हुए हैं। और इस कारण जरूरी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनाई जाए और जो मुद्दे हैं उनका स्थायी समाधान आम आदमी पार्टी ढूंढ सकती है, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में किया। ये लगातार क्लेम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और कल जो है वेंकैया नायडू भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी जनता के साथ लगातार बातचीत की और अलग अलग मुद्दों को उनको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी जो है वो अगर यहाँ सत्ता में को लेकर, और जैसा आप बता रहे तरीके का बिल्कुल जैसा आप बता रहे, हर तरफ से वादों की झड़ी लगातार परोसी जा रही है गोवा के अंदर भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह शुरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब आखिर में नजर मणिपुर पर। मणिपुर विधानसभा चुनाव में नए जिले बनाने और नागा लोगों की ओर से नाकेबंदी समेत कई मुद्दे सीधा असर डालेंगे। इन सभी मुद्दों पर मणिपुर के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। मणिपुर में चुनाव का माहौल बनने लगा है और मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह हमारे साथ हैं। इबोबी सिंह साहब, चुनाव का माहौल तो बन रहा है, लेकिन एक ब्लॉकेड, एक ऐसा नासूर बन गया है इस राज्य में जिसको लेकर सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे चुनाव होगा। इन मणिपुर में एवरी चुनाव में ऑलवेज वन और आफ्टर दे आर ऑलवेज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट मीडिया मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, आप अरेंजमेंट कीजिए ना। आपने चुनाव के ठीक पहले 7 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी, तो उससे वो लोग और ज्यादा भड़क गए। तो क्या नहीं लगता है कि आपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया? नो, फर्क नहीं होगा है ना, ये तो अच्छा हो जाएगा। ये इसमें पीपल आर सो हैप्पी, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो एमएचए ट्राइपार्टाइट के लिए बात कर रही थी, आप भी बोल रहे थे, यूएनसी के लोग भी बोल रहे हैं, तो ट्राइपार्टाइट टॉक कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है? वे लोग डिसाइड करेगा, एमएचए दे विल जल्दी डिसाइड करेगा। तो दिल्ली आप जाएंगे अगर ट्राइपार्टाइट टॉक होगा तो? If honorable home minister is here, I should have to be present definitely. हम तो जरूर अटेंड करेगा। तो मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना है कि यह नगा और गैर नगा के झगड़े के रूप में नहीं तब्दील होगा और ये दिल्ली में ट्राइपार्टाइट टॉक के लिए जाएंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर की राजधानी इम्फाल से अखिलेश सुमन। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।